Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss three important articles from the Hindu newspaper. So first topic is Digital Personal Data Protection Act 2023. So first, government notifies key provisions. मतलब गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं इस प्रोविजंस में. द प्रोविजन इज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023. So Central government has officially notified major parts of Digital Personal Data Protection Act 2023, marking a crucial step towards India's modern data governance framework. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ऑफिशियली नोटिफाई किया है मेजर पार्ट्स ऑफ द डिजिटल, मतलब कुछ मेजर चेंजेस किए हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में, विच इज़ अ क्रूशियल स्टेप. मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है टूवर्ड्स इंडियाज मॉडर्न डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क. सेकेंड, एक्ट एम्स टू प्रोटेक्ट डिजिटल डेटा प्राइवेसी. तो जो एक्ट है इसका एम क्या होगा? टू प्रोटेक्ट डिजिटल डेटा प्राइवेसी. जो हमारे डिजिटल डेटा की प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करेगा. द एक्ट फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग पर्सनल डेटा ऑफ इंडियन सिटीजन in a digital ecosystem, defining how data is collected, processed, stored and shared. तो इसका जो एक्ट है ये किस पे फोकस करेगा? प्रोटेक्टिंग पर्सनल डेटा, मतलब इंडियन सिटीजन्स का मतलब जो पर्सनल डेटा होगा उसको प्रोटेक्ट करेगा इन डिजिटल इकोसिस्टम में. डिफाइनिंग हाउ डेटा, और ये क्या डिफाइन करेगा कि डेटा कैसे कलेक्ट होगा, कैसे प्रोसेस्ड होगा, कैसे स्टोर्ड होगा और कैसे शेयर होगा. थर्ड, बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट्स पुट्टवा स्वामी जजमेंट. तो ये जो एक्ट में जो प्रोविजंस हुए हैं तो ये किस पे बेस्ड है? सुप्रीम कोर्ट, बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट्स पुट्टवा स्वामी जजमेंट पर. द एक्ट ड्रॉ अथॉरिटी फ्रॉम द 2017 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डिक्लेयरिंग प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. जो एक्ट है उसको अथॉरिटी कहाँ से मिली है? फ्रॉम द 2017 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट है जो कम्स अंडर आर्टिकल 21, जो अंडर आर्टिकल 21 में आता है. 4, ऑब्लिगेशंस फॉर डेटा फिड्यूशरीज. सो ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी फॉर डेटा फिड्यूशरीज. तो फिड्यूशरीज क्या होता है? एनी एंटिटी, कंपनी और गवर्नमेंट बॉडी कलेक्टिंग पर्सनल डेटा इज कॉल्ड अ डेटा फिड्यूशरी एंड मस्ट. तो ऑब्लिगेशंस क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या ड्यूटीज़ होने चाहिए? टेक कंसेंट बिफोर डेटा कलेक्शन, मतलब डेटा कलेक्शन से पहले उनकी कंसेंट लेना है. इंश्योर डेटा मिनिमाइजेशन, मतलब डेटा का जितना कम हो कम से कम उसका यूटिलाइजेशन होगा. अलाउ डेटा करेक्शन डिलीशन रिक्वेस्ट, मतलब डेटा में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको करेक्ट किया जाएगा और अगर रिक्वेस्ट की है डेटा को डिलीट करने के लिए तो उसको भी किया जाएगा. 5, इंडिविजुअल्स राइट स्टैंडिंग. जो इंडिविजुअल जो लोग होंगे उनके राइट स्ट्रॉन्ग होंगे और उनको मजबूती मिलेगी. सिटीजन्स गेट राइट सच एज, तो जो इंडियन सिटीजन्स होंगे उनको क्या क्या राइट्स मिलेंगे? राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, उनको इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिलेगा. राइट टू करेक्ट और डिलीट डेटा, डेटा को राइट और उसको डिलीट करने का राइट होगा. राइट टू ग्रीवियंस रिएड्रेसल, अगर मान लो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको एड्रेस किया जाएगा, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा. 6, पेनाल्टीज फॉर वायलेशंस. द एक्ट प्रोवाइड्स हैवी पेनाल्टीज फॉर मिसयूज, ब्रीच और मिसहैंडलिंग ऑफ पर्सनल डेटा, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर कंपनीज. मान लो अगर इस प्रोविजंस का वायलेशन होता है तो उसके लिए क्या पेनाल्टीज़ दी जाएंगी, उसकी क्या सज़ा होगी, क्या पनिशमेंट होगी? द एक्ट प्रोवाइड्स हैवी पेनाल्टीज, मतलब जो एक्ट है वो हैवी पेनाल्टी प्रोवाइड करेगा फॉर, अगर आपने उसका मिसयूज़ किया. ब्रीच मतलब उसको ब्रेक किया या उसको मिसहैंडल्ड किया और पर्सनल डेटा. तो इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ कंपनीज, तो ये अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? कंपनीज की होगी. गवर्नमेंट एग्जम्पशंस. The government can exempt specific agencies in the interest of national security, public order or emergencies. This remains a debate provision. मतलब गवर्नमेंट को कुछ छूट है किसमें? द गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट, मतलब गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट स्पेसिफिक एजेंसीज, मतलब गवर्नमेंट कुछ कंपनीज को कुछ छूट दे सकती है. उनके लिए कुछ एग्जम्पशंस हैं, जैसे
इन नेशनल सिक्योरिटी, अगर हमारी कोई प्रॉब्लम नेशनल सिक्योरिटी पे आती है, पब्लिक ऑर्डर और कोई इमरजेंसीज होती है, तो ये प्रोविज़न थोड़ा डिबेटेड है, मतलब इसमें थोड़ा डिबेटेबल है। 8. क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफ़र अलाउड। The act permits data transfer to other countries notified by the center, moving away from strict data localization. मतलब अब डेटा को हम क्रॉस बॉर्डर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एक्ट परमिट करेगा डेटा ट्रांसफ़र टू अदर कंट्रीज़ जो कि नोटिफाइड बाय द सेंटर, मूविंग अवे फ्रॉम द स्ट्रिक्ट डेटा लोकलाइजेशन। 9. टाइमलाइन ऑफ डेटा लॉ एवोल्यूशन। मतलब टाइम के हिसाब से डेटा में कुछ एवोल्यूशन हुए, कुछ इवॉल्व हुए, कुछ चेंजेस हुए। तो फर्स्ट हुआ अगस्त 2017 विच इज़ प्राइवेसी डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट, जिसमें प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर्ड किया गया। 2019 में फर्स्ट ड्राफ्ट बिल इंट्रोड्यूस 2019 में फर्स्ट ड्राफ्ट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। 2022 में रिविजन्स आफ्टर पब्लिक कंसल्टेशंस, मतलब कुछ रिविजन्स किए गए आफ्टर पब्लिक कंसल्टेशंस। अगस्त 2023 DPDPA डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 इनैक्ट किया गया। दिसंबर 2024 की प्रोविजंस नोटिफाइड एज पर आर्टिकल, और दिसंबर 2024 में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस को नोटिफाइड किया गया या उनको ऐड किया गया, इनैक्टेड किया गया। 10 एंड द लास्ट विच इज़ कंक्लूजन। एक्टिविस्ट एक्सप्रेस कंसर्न, मतलब कुछ एक्टिविस्ट ने अपने कंसर्न्स को एक्सप्रेस किया है। Civil society group argued that certain exemptions may give the government excessive access to citizen data, raising transparency concern. मतलब सिविल सोसाइटी ग्रुप ने ये आर्ग्यू किया है कि जो सर्टेन एग्जम्पशंस, मतलब जो कुछ छूट गवर्नमेंट को दी गई है, मे गिव गवर्नमेंट एक्सेसिव एक्सेस, मतलब कुछ ज़्यादा उनको एक्सेस मिल चुका है टू सिटीजन डेटा, रेजिंग ट्रांसपेरेंसी कंसर्न, और उन्होंने ट्रांसपेरेंसी कंसर्न्स को रेज किया है। टॉपिक इज़ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट विच इज़ फिट। First, India adopted the flexible inflation targeting framework in 2016 to maintain price stability while supporting economic growth. तो इंडिया ने कब अडॉप्ट किया था फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क? इन 2016 किस लिए? टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, जिससे प्राइस में स्टेबिलिटी बनी रहे, वाइल सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी बनी रहे। सेकेंड, the inflation target is set at 4% with a tolerance band of 2% to 6%, giving the RBI operational flexibility. तो जो इस इन्फ्लेशन टारगेट है वो कितना सेट किया गया? 4% विद अ टॉलरेंस बैंड, और इसका मिनिमम और मैक्सिमम टॉलरेंस बैंड है कि मतलब कितना जा सकता है नीचे और कितना ऊपर हो सकता है। तो मिनिमम है हमारा 2% और मैक्सिमम है हमारा 6%, गिविंग द RBI ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड, सिंस एडॉप्शन FIT मतलब फिट फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग हैज़ हेल्प रिड्यूस हाई एंड वोलाटाइल इन्फ्लेशन, इम्प्रूविंग माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो मतलब जब से फिट को इन्होंने अडॉप्ट किया है RBI ने, तो उसने क्या हेल्प किया है? रिड्यूस हाई एंड वोलाटाइल इन्फ्लेशन, मतलब उसने हाई एंड वोलाटाइल इन्फ्लेशन में रिड्यूस लाई है, इम्प्रूविंग माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और इससे इम्प्रूव हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। 4. The article highlights that high inflation adversely affect growth while stable inflation support long-term economic expansion. तो आर्टिकल में क्या हाईलाइट कर रहा है? जो हाई इन्फ्लेशन होती है वो एडवर्सली अफेक्ट करती है हमारे ग्रोथ को, और वाइल जबकि जो स्टेबल इन्फ्लेशन है वो सपोर्ट करती है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एक्सपेंशन को, मतलब इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स होते हैं उनको लॉन्ग टर्म बढ़ाने में हेल्प करती है। रीसेंट ग्लोबल शॉक एंड सप्लाई डिसरप्शन पुश्ड इन्फ्लेशन टेम्पररी अबव द 6% अपर लिमिट। मतलब जो रिसेंट में अभी ग्लोबल में कुछ अप डाउन्स आए हैं, कुछ फ्लक्चुएशंस आए हैं, उसने सप्लाई चेंज को डिसरप्ट कर दिया था, जो जिससे इन्फ्लेशन टेम्पररी मतलब कुछ टाइम के लिए अबव 6% अपर लिमिट के ऊपर पहुंच गया था। 6. The RBI responded with calibrated repo rate hikes to control inflation without harming growth excessively. तो इस रिस्पॉन्स में RBI ने क्या किया? RBI कैलिब्रेटेड मतलब मेटिकुलसली किसी चीज़ को बहुत अच्छे से फोकस्ड करके उसने क्या किया? रेपो रेट को हाइक किया। किस लिए? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन विदाउट हार्मिंग ग्रोथ एक्सेसिवली, बिना ग्रोथ को हार्म किए। 7.
FIT has helped anchor inflation expectations, enhancing the credibility of monetary policy. जो फिट है मतलब फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग ने हेल्प किया, एंकर किया, सपोर्ट किया इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस में, इन्हांसिंग मतलब इंक्रीज किया द क्रेडिबिलिटी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज़ को. It, although some argue for revising the inflation target, the article support retaining the 4% target. मतलब कुछ लोगों ने मतलब इस पे आर्ग्यू किया है, जो आपने एक टारगेट या आपने जो एक बैंड डिसाइड कर रखा है ना 2-4-6%, उसको फिर से रिवाइज किया जाए क्योंकि अब वो एक्सपायर होने को आ रहा है तो इन्फ्लेशन टारगेट को. बट आर्टिकल इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, जो आपने 4% रखा है वो टारगेट बिल्कुल सही है, रिटेनिंग द 4% टारगेट, इसको उन्होंने सपोर्ट किया है. 9. Effective coordination between the government and RBI is needed, especially for managing supply side pressures like food and fuel. तो इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन मतलब एक प्रोडक्टिव कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है बिटवीन गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में, स्पेशली फ्रॉम मैनेजिंग सप्लाई साइड प्रेशर लाइक फूड एंड फ्यूल. 10. The article concludes that FIT remains the most appropriate and balanced framework for India's inflation and growth management. Last topic is ammonium nitrate. The ammonium nitrate is a widely used fertilizer and industrial chemical with strong oxidizing properties. So अमोनिया नाइट्रेट है, उसको वाइडली मतलब ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र में एंड इंडस्ट्रियल केमिकल में, और उसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है अमोनियम की. इट बिकम्स एक्सट्रीमली डेंजरस व्हेन एक्सपोज टू हीट, प्रेशर, कंटामिनेशन और कन्फाइंड स्टोरेज कंडीशन. ये मतलब कब मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डेंजरस बन जाता है जब ये एक्सपोज आता है, ये किसके संपर्क में आता है, हीट के, प्रेशर के, या फिर कंटामिनेशन और कन्फाइंड स्टोरेज कंडीशंस में, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डेंजरस हो जाता है. थर्ड, द कंपाउंड इज़ हाइग्रोस्कोपिक एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर विच कैन डिस्टेबलाइज इट एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन. जो इसका कंपाउंड होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है और ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, विच कैन डिस्टेबलाइज इट, और इससे क्या होता है, ये डिस्टेबलाइज हो जाता है जिससे रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन बढ़ जाता है. थर्ड, इट इज़ यूज्ड इन माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एज पार्ट ऑफ ANFO एक्सप्लोजिव्स, मेकिंग इट अ ड्यूल यूज केमिकल. और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, माइनिंग में, कंस्ट्रक्शन में, एज पार्ट ऑफ ANFO एक्सप्लोजिव, मेकिंग इट अ डुअल यूज़ केमिकल, जो हम इसका डुअल यूज़ केमिकल में भी यूज़ करते हैं. इंडिया रेगुलेट इट अंडर द अमोनियम नाइट्रेट रूल 2012 विच इज़ अमेंडेड इन 2021 एंड द एक्सप्लोजिव एक्ट. तो जो इंडिया है इसके लिए कब इसको किस अंडर या किस रूल्स के अंडर रेगुलेट करता है, विच इज़ अमोनियम नाइट्रेट रूल 2012 जो अमेंड हुआ है हमारा 2021 में, एंड द एक्सप्लोजिव एक्ट. स्ट्रिक्ट लाइसेंसेज आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड सेल. मतलब इसके लिए हमको स्ट्रिक्ट लाइसेंस की ज़रूरत होती है अगर हम अमोनियम नाइट्रेट को इम्पोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, किसी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और सेल या बेचने के लिए. पुअर स्टोरेज प्रैक्टिसेस, आउटडेटेड वेयर हाउसेज एंड ओवर स्टेट पोर्ट कंसाइनमेंट इंक्रीज एक्सीडेंट रिस्क इन इंडिया. मतलब पुअर स्टोरेज प्रैक्टिसेस, आउटडेटेड वेयर हाउसेज में रखना, ओवर स्टेट पोर्ट कंसाइनमेंट, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इंक्रीज़ करती हैं एक्सीडेंट रिस्क इन इंडिया. द केमिकल हैज़ बीन मिसयूज्ड इन IEDs, मेकिंग इट अ मेजर इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न. मतलब केमिकल को मतलब मिसयूज़ ज़्यादा किया जाता है कहाँ पे, IEDs में, जो कि हमारे लिए नेशनल या इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न है या एक थ्रेट है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए. द बेरर 2020 ब्लास्ट डेमोन्स्ट्रेटेड द कैटास्ट्रॉफिक डैमेज इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट कैन कॉज. तो जो बेरर 2020 में जो ब्लास्ट मतलब जो केस हुआ था, ये डेमोन्स्ट्रेट मतलब ये हमको दिखाता है, कैटास्ट्रॉफिक मतलब ख़तरनाक डैमेज हुआ था, इम्प्रॉपर स्टोरेज मतलब उसको प्रॉपरली स्टोरेज नहीं किया गया था अमोनियम नाइट्रेट, जो कि एक कारण बना था उसको
ब्लास्ट होने का, जो कैटास्ट्रॉफिक डैमेज हुआ था। इंडिया नीड्स बेटर इंस्पेक्शन, डिजिटल ट्रैकिंग, मॉडर्न स्टोरेज फैसिलिटीज़ एंड इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। तो इंडिया को क्या चाहिए इसको, अमोनियम नाइट्रेट को कंट्रोल करने के लिए? बेटर इंस्पेक्शन, डिजिटल ट्रैकिंग, मॉडर्न स्टोरेज फैसिलिटीज़ एंड इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन।